हेलो दोस्तों, काल अकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि किस प्रकार यहाँ पर पुर्तगाली लोग भारत में आए और यहाँ पर धीरे धीरे अधिकार किया। उसका पतन भी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार हुआ। इस चैप्टर में हम देखेंगे डच के बारे में कि डच जो किस प्रकार आए यहाँ पर भारत में, अपने बिजनेस को फैलाया और धीरे धीरे कर कर भारत में कुछ जगहों पर उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की। लेकिन इनका भी धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत में किस प्रकार से निष्कासित किया गया, ये पूरे चैप्टर में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे डच थे क्या। तो डच जो थे वो नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी थे। क्वेश्चन आता है कि कौन थे हॉलैंड के निवासी थे। ये लोग क्या बिजनेस पर्पस के लिए भारत आए थे। नीदरलैंड और हॉलैंड के ये निवासी थे। लिसोटेन की भारत पर लिखी गई पुस्तक थी। ठीक है, भारत पर लिखा गया पुस्तक एक लिसोटेन हिस्ट्रियन थे। लिसोटेन आप लिखिएगा तो क्वेश्चन आ सकता है कि लिसोटेन जो है थे ये किस पर पुस्तक लिखे थे। तो इन्होंने भारत पर पुस्तक लिखा था और उन्होंने इस पुस्तक से डचों की भारत में दिलचस्पी लगी थी। ठीक है, इन्होंने जो पुस्तक लिखा था भारत के बारे में लिखा। तो जब हॉलैंड वाले और नीदरलैंड वाले दोनों एक ही हैं, यहाँ है ना। तो उन्होंने जब इसको पढ़ा था तब इनको दोनों को लगा कि भारत बहुत अच्छा जगह है किसके लिए, बिजनेस करने के लिए। तो लिसोटेन ने जो भारत के बारे में जो डिस्क्रिप्शन लिखा था वो उसको नीदरलैंड हॉलैंड के जो वहाँ के बिजनेसमैन थे उन्होंने उसको पढ़ा, तब उनको लगा कि नहीं, भारत जाना चाहिए। तो भारत 1595 से 96 प्रथम डच जहाजी बेड़ा कब आया था। 1595 से 96 में प्रथम जहाज भारत में पहुंचा। 1595 से 1596 में, 1595 से 1596 के बीच में जो है प्रथम डच जहाजी बेड़ा कॉर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? कॉर्नेलियस हाउटमैन, इसके नेतृत्व में इन्होंने नेतृत्व किया था उस भारत बड़े जहाजी बेड़ा का। उसके नेतृत्व में कहाँ पहुंचा था? सुमात्रा व बेंटम पहुंचा था। कहाँ? सुमात्रा, उस समय बेंटम कहा जाता था इसको। सुमात्रा व बेंटम कहा जाता था। ठीक है, तो हम देखें सबसे पहले क्या कि हॉलैंड जो डच जो कहाँ के रहने वाले हैं, तो नीदरलैंड व हॉलैंड के निवासी थे। साथ में लिसोटेन ने एक पुस्तक लिखी थी भारत के बारे में। तो उस भारत के बारे में पढ़कर उस बुक से नीदरलैंड और हॉलैंड के जो निवासी थे वहाँ के बिजनेसमैन थे, भारत में दिलचस्पी जगी और उन्होंने पहला बेड़ा 1595 से 96 के बीच में भारत भेजा था। कॉर्नेलियस जो हाउटमैन थे, इन्होंने क्या किया था, उस जहाज को के नेतृत्व किए थे। साथ ही सबसे पहला है कहाँ पहुंचा, तो भारत के सुमात्रा और बेंटम जगह पर ये पहुंचा था। 1602 ईस्वी में कंपनी ऑफ द नीदरलैंड की स्थापना हुई थी। 1600 ईस्वी में क्या हुआ था, तो इस कंपनी ऑफ द नीदरलैंड, तो सबसे पहले इसका मतलब कि डच जो कंपनी स्थापित हुआ था, डच जो कंपनी ऑफ द नीदरलैंड की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1602 ईस्वी में। इस कंपनी का मूल नाम जो मेन था VOC था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्या कहा जाता था? VOC भी कहा जाता था। तो यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि VOC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्यों इसको कहते हैं वेडिंगदे ओस्ट इंडस्ट्री कंपनी। वेडिंगदे ओस्ट, V फॉर वेडिंगदे ओस्ट। ठीक है, तो V फॉर वेडिंगदे, O फॉर ओस्ट, वेडिंगदे ओस्ट इंडस्ट्री कंपनी। इंडस्ट्री मतलब इंडिया, इंडस्ट्री कंपनी। तो यहाँ तक देखिए कि हमने VOC का फुल फॉर्म बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो वेडिंगदे ओस्ट द इंडस कंपनी कहा जाता है उसे। तो बात होती है कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना जो की गई थी, तो डच संसद द्वारा एक प्रस्ताव पारित हुआ था। डच संसद द्वारा एक प्रस्ताव पारित हुआ था। इस प्रस्ताव में जितने भी बिजनेसमैन थे उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा था कि जो
भारत में हम क्या करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। तो डच संसद इसको प्रस्तावित किया था, उसके बाद ही ये कंपनी भारत में आकर बिजनेस स्टार्ट की थी। इस कंपनी की देख रेख जो है उसके लिए 17 व्यक्ति का एक बोर्ड बनाया गया। तो इसका कंपनी यहाँ भारत में आती है तो उसका देख रेख भी तो होना चाहिए ना, तो 17 व्यक्ति का एक बोर्ड बना था, 17 व्यक्ति का बोर्ड। ये बोर्ड क्या करती थी कि जो भारत में कंपनी जो चल रही उसका क्या नियंत्रण करती थी, उसको देख रेख करती थी। यह बोर्ड डच सरकार के आदेशों के अनुरूप ही कंपनी का संचालन करती थी कि डच संसद जिस प्रकार के नियम को बताता है उसी प्रकार से ये डच कंपनी क्या करेगा, वीओसी जो क्या करेगा उसको संचालित करेगा। ऐसा नहीं कि मनमानी वो नहीं कर सकता था। कंपनी की स्थापना के समय इसकी कुल पूंजी मात्र 65 लाख गिल्डर था। कितना था इसकी पूंजी? 65 लाख गिल्डर, 65 लाख गिल्डर। तो यहाँ क्वेश्चन यहाँ भी आ सकता है कि उस समय जो वहाँ के जो करेंसी कौन सा, तो नीदरलैंड हॉलैंड का जो है क्या था, गिल्डर था। तो उस समय का पूंजी जो था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में आकर यहाँ पर कंपनी स्थापित किया 35 लाख गिल्डर थी। कंपनी को हॉलैंड सरकार द्वारा कितने वर्षों के लिए भारत और पूर्वी जगत के साथ व्यापार करने में संबंध में अधिकार प्रदान किए थे? तो कितने स्टार्टिंग जो इनिशियल स्टेप था संसद के द्वारा, तो 21 साल के लिए। कितने साल के लिए? तो 21 साल के लिए भारत और ईस्ट इंडिया, ईस्ट जो हमारे है, ईस्ट जितने भी कंट्री है उसमें कंपनी को क्या मिला था, परमिशन मिला था कि आप वहाँ जाकर बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यापार का अधिकार उसको मिला था। हाउटमैन ने भारत के लिए अपना दूसरा अभियान भी किया था जिसके दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई थी। जैसे कॉर्नेलियस हाउटमैन ने देखा कि पहली बार भारत की यात्रा की, अपना जो जहाज़ बेड़ा का ये क्या किया था, अपना नेतृत्व किया था, लेकिन दूसरी बार ये फिर आया था, लेकिन उसी दौरान ये कॉर्नेलियस हाउटमैन की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो हम देखें डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आगे और क्या क्या आता है। सबसे पहला यह आता है कि 1605 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी में अपनी पहली फैक्ट्री तो जैसा कि डच के बारे में हम अगला पढ़ेंगे कि 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। दूसरी फैक्ट्री तो 1610 ईस्वी में अपनी दूसरी फैक्ट्री पेट्टापोली में उन्होंने स्थापित की थी। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला जो फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में और दूसरा पेट्टापोली में उन्होंने स्थापित की थी। दूसरी डच फैक्ट्री की स्थापना तो हो गई, किंतु स्थानीय कुतुबशाही गवर्नरों का जो व्यवहार था डचों के प्रति बहुत बेकार था। स्थानीय जितने भी गवर्नर थे वहाँ, ये दोनों जगह मसूलीपट्टनम पेट्टापोली में जो गवर्नर रहते थे उस समय, ये क्या करते थे कि इसके साथ बहुत दुर्व्यवहार करते थे डचों के साथ में। उस तुरंत इस डचों ने तेगपत्तनम या देवपत्तनम में एक फैक्ट्री स्थापित क्या किया। उसके बाद तीसरी फैक्ट्री तेगपत्तनम में कब की थी, तेगपत्तनम में। इसी को देवपत्तनम भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहा देवपत्तनम में उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली। अंग्रेजों के आधिपत्य में आने के बाद तेगपत्तनम का नाम सेंट फोर्ड डेविड हो गया। सेंट फोर्ड डेविड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट फोर्ड डेविड। देवपत्तनम का नाम बदलकर जैसे ही अंग्रेज उस पर अधिकार कर लिया था, उसका नाम हो गया था सेंट फोर्ट डेविड रखा गया था। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा कि धीरे धीरे डच भी क्या करने अपने कारखाने स्थापित करने लगे थे। 1610 में डचों ने चंद्रगिरी के राजा से समझौता कर पुलिकट में एक फैक्ट्री स्थापित करा था। कहाँ पर? 1610 में उनकी जो मेन तीसरी थी वो क्या किया था उन्होंने कि पुलिकट जगह है, उन्होंने क्या किया था कि समझौता किसके साथ किया, चंद्रगिरी के राजा के साथ उन्होंने क्या किया था, चंद्रगिरी के राजा के साथ उन्होंने क्या किया था, समझौता किया था और पुलिकट में फैक्ट्री स्थापित करने का परमिशन लिया था। पुलिकट में फैक्ट्री उन्होंने स्थापित किया। पुर्तगालियों ने इसका बहुत विरोध किया था। सेंट थॉमे ने अपने अड्डे से 1612 ईस्वी में पुलिकट आक्रमण कर दिया। पुर्तगाली जो सेंट थॉमे था, पुर्तगाली जो था उस समय पुर्तगाली वहाँ पहुँचा, उन्होंने विरोध तो किया था। उसमें सेंट थॉमे एक गवर्नर था, उन्होंने क्या किया कि पुलिकट पर एक बार आक्रमण भी किया था,
जिसके फलस्वरूप डच फैक्ट्री पूरी तरह से बर्बाद हो गई और वहाँ पर इन्होंने जो पुर्तगाली ने एक नए किले का निर्माण किया था। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर जो पुलिकट का जो इन्होंने फैक्ट्री स्थापित पूरी तरह से नस्ता नाबूद कर दिया था। पुर्तगाली सेंट थोमे ने वहाँ पर एक किले का उन्होंने निर्माण करवाया था। इस नए किले को कोरोमंडल तटवर्ती प्रदेशों में स्थित डच फैक्ट्री के डायरेक्टर जनरल बैन बेर्चन गृह प्रांत के नाम पर फोर्ट गैलरिया का नाम दिया गया। इसका क्या नाम दिया गया? जो फोर्ट बनाया उसे फोर्ट गैलरिया, फोर्ट गैलरिया का नाम इसे दिया गया। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट इतना क्वेश्चन बनता है। पुलिकट में डच अपने स्वर्ण सिक्के डालते थे। तो क्वेश्चन आता है कि जो डच जो है स्वर्ण सिक्के कहाँ डालते थे? स्वर्ण सिक्के, सोने के सिक्के तो पुलिकट में डालते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डच जो है स्वर्ण सिक्के अपने कहाँ? पुलिकट में डालते थे। 1627 में कोरोमंडल डच व्यापार निदेशालय को सरकार का दर्जा प्रदान किया गया। यह आप यहाँ से भी सरकार चला सकते हैं। तो 1617 में कोरोमंडल डच व्यापार को, तो 1617 में कोरोमंडल, याद रखिएगा 1617 में कोरोमंडल, इसको क्या कहेंगे? सरकार की उपाधि थी, क्योंकि आप सरकार बन गए यहाँ, जैसे ब्रिटिश से चलते हैं आप डायरेक्ट यहाँ से चला सकते हैं। ठीक है, तो 1617 में हुआ क्या था? कोरोमंडल डच व्यापार निदेशालय को सरकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया। 1616 में सूरत में डच फैक्ट्री स्थापित थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूरत में डच ने कब फैक्ट्री? तो 1616 में सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सूरत में डच फैक्ट्री कब हुआ था? तो 1616 में उन्होंने स्थापित की थी। 1617 में वॉन रवेस्टेन को सूरत में डच फैक्ट्री का, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जनरली यूपीएससी और जो हायर कॉम्पिटिटिव के लिए। 1617 में वॉन रवेस्टेन वॉन रेवस्टेन जो थे उनको क्या सूरत में डच फैक्ट्री का हेड नियुक्त किया गया। आगे जैसे कि पता है कि सूरत जो था, जो सूरत के बारे में अगर बोला जाए तो सारे का सबसे महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र है। अगर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का बोला जाए, डच का बोला जाए, तो जितने भी सूरत में जो व्यापार कंपनी थी तो काफ़ी ज़्यादा फली फूली थी, क्योंकि सूरत ऐसा जगह स्थित था जहाँ पर हम कह सकते थे ऊपर हम खेती वाले जगह से हम कनेक्टेड है और नीचे पूरी समुद्री इलाका है जहाँ से इंटर करते थे हमारे वेस्टर्न जो कंट्रीज थे। वो बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पिपली में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंगाल में डच फैक्ट्री कहाँ किया गया था? तो पिपली में। इस पर एक मूवी भी आई थी पिपली अलाइव, आई थिंक आप लोगों को देखा होगा। तो हम यहाँ देखें सबसे पहले डच फैक्ट्री बंगाल में कहा पिपली में की गई, लेकिन जल्दी ही क्या हुआ कि इसे छोड़कर बालासोर में अन्य फैक्ट्री की स्थापना की गई। पिपली के बाद कहाँ आया? तो बालासोर में। तो सबसे पहला डच फैक्ट्री कहाँ? बंगाल में। कहाँ पर? तो पिपली में किया गया था। याद रखिएगा 1653 में हुगली के निकट चिंसूरा में भी डच फैक्ट्री क्या हुआ? वहाँ पर बसाया था। कब? 1653 ईस्वी। 1653 इसमें चिंसूरा में क्या हुआ था कि फैक्ट्री उन्होंने डच ने बैठाया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे पिपली में पहला बनाया तो फिर यहाँ से लगा हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो बालासोर में किया। तो फिर बालासोर में कुछ दिन के बाद लगा कि ज़्यादा इनकम नहीं हो रहा तो उन्होंने चिंसूरा में उन्हें बैठाया। तो फिर बालासोर को भूल गया धीरे धीरे और पिपली पर भी ध्यान नहीं दिया, चिंसूरा पर ज़्यादा वो ध्यान देने लगे। चिंसूरा में उन्होंने गुस्तावाउस फोर्ट नामक दुर्ग की स्थापना कराया था। कौन सा दुर्ग? गुस्तावाउस फोर्ट की स्थापना उन्होंने करवाया था। कहाँ पर? तो चिंसूरा में। तो ये क्वेश्चन यहाँ आ जाता है कि गुस्तावाउस फोर्ट कहाँ पर है? जो चिंसूरा में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज नोट इट डाउन। आगे देखेंगे कि उन्होंने क्या किया था कि डच ने 1613 में जकार्ता को जीत लिया था। 1613 में उन्होंने क्या किया? जकार्ता, इंडोनेशिया की जो भी राजधानी है जकार्ता, 1613 ईस्वी में जकार्ता को उन्होंने क्या किया? जीत लिया। जकार्ता को जीतने के साथ ही वहाँ पर बेटेविया नामक नगर की स्थापना की। कौन सा? बेटेविया। तो क्वेश्चन आएगा कि बेटेविया नगर की स्थापना किस
कंपनी ने किया था, तो डच इंडिया कंपनी ने किया था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। 1641 में डचों ने मलक्का पर, 1600 में क्या किया था, मलक्का पर, ओके, 1641 में मलक्का पर किया। मलक्का जो बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, उन्होंने अब डच ने क्या किया, वहाँ अपना कब्ज़ा स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद धीरे धीरे वो पूरे इंडिया में अपना कब्ज़ा स्टार्ट कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि डच ने 1641 में तो किया ही, साथ ही साथ 1698 में श्रीलंका पर भी कब्जा कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1698 में उन्होंने क्या किया था, श्रीलंका पर भी उन्होंने कब्जा कर दिया। अब देख लीजिए इनका विस्तार किस प्रकार से बढ़ता ही जा रहा है। बंगाल से डच मुख्यतः क्या करते थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल से मुख्यतः जो बिजनेस किया जाता था वो क्या था, सूती वस्त्र था। एक क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार का व्यापार करते थे वहाँ पर, और ऑप्शन में बहुत सारे रहेंगे, नहीं भी रहेंगे। रेशम, सोरा और अफीम का, रेशम, सोरा, अफीम, ठीक है, सूती वस्त्र, रेशम, सोरा, अफीम का व्यापार वहाँ से करते थे। भारत में भारतीय वस्त्र को मुख्य निर्यात की वस्तु, तो भारतीय वस्त्र को पॉपुलर करने वाला, निर्यात पॉपुलर करने वाला कौन था, तो डच था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारतीय वस्त्र को पॉपुलर करने वाला कौन था, तो कौन था, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी था। कोरोमंडल तट के कपड़ा व्यापार की तुलना में मालाबार तट को क्या हुआ था, जनरली अभी तक क्या था, मसाला व्यापार में ज़्यादा, लेकिन इसको क्या हुआ, डच को कोरोमंडल तट से ज़्यादा, कोरोमंडल तट से पर जो रेशम कपड़ा और सूती कपड़ा का जो व्यापार किया उससे ज़्यादा इनको फ़ायदा होने लगा डच को। कंपेरेटिव टू मालाबार तट पर जो मसाला था उससे ज़्यादा इनको कपड़े में दिलचस्पी थी। 1623 में अम्बोयना में डचों द्वारा 10 अंग्रेज तथा 9 जापानियों की हत्या किया गया था। यहाँ से एक कंडीशन स्टार्ट होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण, मैं अलग से बताता हूँ। जैसा कि स्लाइड में देख रहे हैं, 1623 में हुआ क्या था, अम्बोयना एक द्वीप है, वहाँ पर क्या हुआ था, 10 अंग्रेज और 9 जापानियों को डचों ने क्या कर दिया, मार दिया था, हत्या करा दिया था। जिसके कारण अब क्या हुआ था कि जो डच से अंग्रेज पूरी तरीके से क्या घृणा करने लगे। उन्होंने लगा कि ये डच जो है हमें अब इनका पूरा तरीके से दुश्मन बन गए। इसीलिए उसको याद रखिएगा 1623 में कहाँ पर, तो अम्बोयना द्वीप पर। कितने अंग्रेज, तो 10 अंग्रेज, और कितने जापानी, 9 जापानी की हत्या करने वाला कौन था, तो डचों ने उसको करवाया था। डच जनरली यहाँ किस उद्देश्य से आते, क्वेश्चन आता है, तो डच यहाँ जनरली व्यापारिक उद्देश्य था उनका क्या था, सिर्फ व्यापार करना था। ऐसा कोई उनका मकसद नहीं था कि कहीं पर कब्जा कर वहाँ पर राज करना। व्यापारिक दृष्टिकोण से वो यहाँ पर आए थे। डच व्यापारिक व्यवस्था जो उनका था, उनका जो डच का जो व्यापारिक व्यवस्था था वो कौन सा, वो व्यवस्था का नाम कार्टेल पद्धति कहलाता। कौन सा पद्धति है, कार्टेल पद्धति, ये आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी पद्धति डच के द्वारा थी, तो कार्टेल पद्धति थी। इसके बाद हुआ क्या था, 1759 में एक युद्ध हुआ था। 1759 में एक युद्ध हुआ था जिसे बेदरा का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं, तो बेदरा का युद्ध। 1759 में ये युद्ध हुआ था बेदरा के, किसके हमने पहले बोला कि अब अंग्रेज क्या डचों से घृणा करने लगा था। डच और अंग्रेज के बीच में ये युद्ध हुआ था। कौन नाम है, बेदरा का युद्ध, 1759 में हुआ था। इसमें अंग्रेजी नौसेना काफ़ी स्ट्रॉन्ग साबित हुई तथा डचों की हार हुई। और अंग्रेजी नौसेना बहुत स्ट्रॉन्ग थी, अंग्रेजी नौसेना। उसके बाद क्या हुआ कि डच की हार हो गई। 1795 में अंग्रेजों ने डचों को अंतिम रूप से पूरी तरीके से क्या किया गया, निष्कासित कर दिया भारत से। 1795 में डच क्या हो गए, आउट हो गए। डच क्या हो गए, आउट हो गए, ठीक है ना। 59 में युद्ध हुआ, जस्ट 95 का उल्टा है ना, 59 का उल्टा 95। डच आउट हो गए, कब हो गए, पूरी तरीके से 1795 ईस्वी में पूरी तरीके से बाहर चले गए। अगला महत्वपूर्ण, डच के बारे में क्या की उन्होंने, यहाँ असफलता इनको कैसे मिली, अंग्रेज की तरह ये डेवलप क्यों नहीं पाया, अंग्रेजों की तरह यहाँ पर शासन क्यों नहीं करा। सबसे पहली बात है कि ये आया था, उसका उद्देश्य यहाँ पर जमना नहीं था, यहाँ पर उनका उद्देश्य सिर्फ था कि व्यापार करना। दूसरी बात क्या है कि सबसे अगर महत्वपूर्ण देखा जाए तो इसकी असफलता के पीछे ये रीज़न था कि इसे सीधे सरकारी नियंत्रण में कहा गया। ये सीधे क्या था, सरकार के नियंत्रण में था, सरकार के नियंत्रण में था। इसका मतलब सरकार में नियंत्रण रहने के कारण क्या कि डच जो सरकार था, अगर इसको जो बोला जाता वही कर सकता है, ये खुद से अपनी मनमानी कंपनी नहीं कर सकती थी। ये पूरी तरीके से बोर्ड के नियंत्रण में था, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ जैसे
युद्ध करना हो या कहीं दूसरी जगह बिजनेस करना हो, फैक्ट्री स्थापित करना हो, इसे सब परमिशन सीधे डच सरकार से लेनी पड़ती थी। इसके अलावा क्या है कि इसके अंदर जो है धीरे धीरे कर अयोग्य और भ्रष्ट अधिकारी होने लगे। ये क्या करने लगे, सिर्फ अपना जेब भरने लगे और साथ साथ कंपनियों को नुकसान करने लगे। युद्ध में भी इनको सिर्फ अपना ही अपना फायदा दिखता था, जिसके कारण ये अयोग्य एवं भ्रष्ट पदाधिकारी के कारण क्या हुआ कि डच धीरे धीरे डूबता चला गया। अम्बोइना में जो 1623 में जो हुआ था, हमने अभी बताया था, अम्बोइना में जो 10 अंग्रेज और 9 जो जापानियों को मारा था, ये पूरी तरीके से नरसंहार था, जिसमें अंग्रेज और डच के बीच में क्या हुआ, इंग्लिश और डच के बीच में पूरी तरीके से नाराज़गी हो गई, एक दूसरे से कट्टर दुश्मन बन गए, जिसके कारण बाद में जाकर ये युद्ध हुआ। डचों की तुलना में अंग्रेज़ों की नौसेना क्या थी, काफ़ी श्रेष्ठ थी। अंग्रेज़ों की नौसेना बहुत श्रेष्ठ थी, नौसेना बहुत श्रेष्ठ थी, जिसके कारण क्या हुआ, डच उसके सामने टिक ना पाए और इसके बाद वो डच पूरी तरीके से 1795 को आउट हो गए। ये डच की पूरी कहानी रही। इसके बाद हम आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताएंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण क्या हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। इस प्रकार से ब्रिटिश भारत पर कब्जा किया और किस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में लगभग पूरे देश को लिया। तो किस प्रकार आपको हमारा वीडियो लग रहा है, प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपको लाइक लग रहा है तभी तो लाइक कीजिए, अदरवाइज नीड नॉट गो फॉर दैट। सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।